दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए इसी साल यानी कि 2025 में आई एक अंडररेटेड मास्टरपीस वेब सीरीज लेके आ गया हूँ। आप इस वेब सीरीज को एक मॉक्यूमेंट्री कह सकते हो क्योंकि इसे उसी तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे हमें एक सीरियल किलर के बारे में बताया जाता है जिसने 2020 में 4 लोगों का खून किया था। इस वेब सीरीज में हमें एक साथ हर इंसिडेंट का 2 वर्जन दिखाया जाता है। एक तो हमें खुद उस टाइम के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुनाते हैं और दूसरा वर्जन कोई और नहीं, खुद किलर सुनाता है। इस सीरीज के अंत में आप लोग डिसाइड करना कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। इसका टोटल 6 एपिसोड है और इस वीडियो में हम एक एक करके सबको कवर करेंगे। और हाँ, इस वेब सीरीज के अंत में आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस सीरीज को देखते हैं। एपिसोड 1 को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, वो सारे मर्डर साल 2020 में हुआ था और वो किलर आज तक फरार है। और इस पूरे वेब सीरीज में हमें कई सारे लोगों के अलग अलग इंटरव्यू देखने को मिलेगा। दरअसल एक फॉरेनर रिपोर्टर बंदा एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है जिसके चलते वो इन सब का इंटरव्यू लेता है और ये पूरी वेब सीरीज पास्ट और प्रेजेंट में चलता रहता है। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम उस टाइम के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राजेश बोबड़े को देखते हैं। वो इंटरव्यू में कहते हैं कि आज तक उन्होंने जितने भी केसेस देखे हैं, ये सीरियल किलर वाला केस सबसे खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे वो सीरियल किलर एक एक करके 4 लोगों को मार डालता है और वो आज तक फरार है। तो राजेश बोबड़े से ये सुनने के बाद रिपोर्टर कहता है, पर सर उस लड़की की बॉडी तो अभी तक किसी को नहीं मिली है, तो फिर उसकी बॉडी की फोटो आखिर आपके पास आया कहां से? तो बोबड़े कहता है, दरअसल वो हमारे चौहान सर की बहादुरी थी जिनके चलते हमें वो फोटो मिली। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। साल था 2020। देर रात को हम एक बंदे को देखते हैं। वो एक दुकान में आता है और एक सिगरेट और एक माचिस लेके यहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अभी जो हम देख रहे हैं ये उस सच्ची घटना की नाट्य रूपांतरण है। तो अगले दिन सुबह हम देखते हैं वो बंदा अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह पे रोक के अपनी गाड़ी से कुछ सामान निकाल के बाहर फेंक देता है और फिर वो जैसे ही गाड़ी की डिक्की को खोलता है, हम देखते हैं उस डिक्की में एक लड़की की डेड बॉडी है। वो उसे भी डिक्की से बाहर निकाल के जमीन पे रख देता है और गाड़ी से पेट्रोल निकाल के उस बॉडी के ऊपर छिड़क देता है। दरअसल वो उसे जला देना चाहता है पर वो ये नहीं कर पाता है। वो दोबारा से उस लड़की की लाश को उठाता है और डिक्की में डाल देता है और उन बाकी के सामान पे आग लगा के यहाँ से चला जाता है। आखिर ये लड़की कौन है, इसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो चलिए हम कुछ घंटे पहले की टाइम पे चलते हैं जब ये लड़की जिंदा थी। तो यहाँ हम देखते हैं वो लड़की उसी लड़के के साथ एक साइबर कैफे में होती है और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये लड़की यहाँ के एक मिनिस्टर की बेटी है और ये लड़का उसी मिनिस्टर के ड्राइवर का बेटा है। इसीलिए ये दोनों बाहर कहीं भी मिल नहीं पाते हैं। जब भी इन दोनों को एक दूसरे से मिलना होता है वो इसी साइबर कैफे में आ जाते हैं। और हाँ, इन दोनों का नाम क्या है ये हमें इस पूरे वेब सीरीज में बताया नहीं गया है, इसीलिए मैं इन दोनों को इस पूरी वीडियो में लड़का लड़की कह के संबोधित करूंगा। फिर वो लड़की कहती है कि उसने पता किया है कि इसी शहर में वेलकम होम नाम से एक होटल है, अगर तुम चाहो तो आज रात हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो लड़का भी इस बात पे राजी हो जाता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि रात को ये दोनों उस होटल में जाएंगे, पर बाइक से नहीं, ये दोनों कार से जाने का सोचते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है कि लड़के के पापा मंत्री जी के ड्राइवर हैं, तो कभी कभी वो रात को गाड़ी अपने साथ अपने घर ले आते हैं और आज रात को भी वो गाड़ी अपने साथ अपने घर ले आते हैं। तो ये देख के वो लड़का खुश हो जाता है और वो उस लड़की को बता देता है कि प्लान बिल्कुल ऑन है और जैसा हमने डिसाइड किया था बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तो सामने से वो लड़की भी हाँ कह देती है। तो दोस्तों, यहाँ
पे स्नेहा नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। दरअसल ये उस पॉलिटिशियन की बेटी की बेस्ट फ्रेंड है। इसे इन दोनों के बारे में सब कुछ पता होता है। तो पॉलिटिशियन की बेटी मैसेज करके स्नेहा को बता देती है कि आज रात वो उस लड़के के साथ होटल जा रही है, और दूसरी तरफ वो लड़का अपने मम्मी पापा के सो जाने के बाद चुपके से गाड़ी की चाबी ले लेता है और गाड़ी लेके उस लड़की को लेने चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की भी एक बैग के साथ दीवार कूद के बाहर चली जाती है, और फिर ये दोनों यहाँ से सीधा होटल की तरफ निकल जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम हैदराबाद में सनी नाम के एक कैब ड्राइवर को देखते हैं। वो सीधा एक आई हॉस्पिटल में जाता है। दरअसल वहाँ से उसे चौहान नाम के एक बंदे को पिक करना था और उसे हैदराबाद से नागपुर तक लेके जाना था, वो भी बाय रोड। फिर वो चौहान से मिलता है और फिर ये दोनों नागपुर के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चौहान एक पुलिस वाला है। वो नागपुर में सर्कल ऑफिसर के पोस्ट पे है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दोनों होटल पहुंच जाते हैं, पर कहीं ये गाड़ी कोई पहचान ना ले, इसीलिए ये दोनों इस गाड़ी को होटल की पीछे की तरफ पार्क करते हैं। फिर ये दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और होटल के अंदर जाते हैं। लड़की अपने चेहरे को ढक लेती है ताकि कोई उसे पहचान ना ले। फिर ये दोनों रूम बुक करते हैं और अंदर चले जाते हैं। इस होटल की असली सीसीटीवी फुटेज भी है जब वो लड़का उस लड़की के साथ अंदर जा रहा था। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर राजेश रिपोर्टर को बताते हैं कि उस रात वो लड़का उस लड़की के साथ सामने वाले गेट से अंदर गया था, पर वो वहां से बाहर नहीं निकला था। दरअसल होटल की पीछे वाली सीसीटीवी फुटेज में वो लड़का उस लड़की की बॉडी को उठा के भागते हुए कैप्चर हुआ है। मतलब उसने शायद उस लड़की को मारने के इरादे से यहाँ पे लाया था। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम स्क्रीन पे उस असली लड़के को देखते हैं जिसने 2020 में 4 लोगों को मारा था और जिसे पुलिस आज तक ढूंढ रही है। दरअसल वो भी इस रिपोर्टर को इंटरव्यू देता है और इसी के साथ 1 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं रिपोर्टर उस लड़के से सवाल पूछता है, सीसीटीवी फुटेज में उस लड़की की बॉडी को ले जाने वाला क्या तुम ही हो? तो लड़का कहता है हाँ वो मैं ही हूँ, पर वो पूरा सच नहीं है। दरअसल पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को अपने हिसाब से यूज किया है। फिर वो लड़का अपना वर्जन बताता है कि असल में उस रात हुआ क्या था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस रिपोर्टर ने सबसे पहले इसी लड़के का इंटरव्यू लिया है और उसके बाद जाके वो बाकी लोगों का इंटरव्यू लेता है। और लड़के ने उस केस से रिलेटेड इसे जो कुछ भी बताया, इसने उन सब को रिकॉर्ड कर लिया और अब उस रिकॉर्डेड वीडियो को वो उन सभी को दिखा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो हम देखते हैं ये दोनों होटल के कमरे के अंदर आ जाते हैं। फिर वो लड़का सबसे पहले रूम के चारों तरफ देख लेता है कि कहीं कैमरे तो नहीं लगे हैं। फिर वो दरवाजा खोल के छत पे भी जाता है तो वो देखता है इनका कमरा होटल की पीछे की तरफ है और यहीं पे नीचे बर्तन धोया जाता है। फिर वो लड़का वापस से अंदर आ जाता है, पर इससे पहले कि ये दोनों आगे बढ़ते लड़के को याद आता है कि वो प्रोटेक्शन लाना तो भूल ही गया है। दरअसल उसने प्रोटेक्शन तो अपने साथ लाया है पर अभी वो कार में है। फिर वो उसे लेने फटाफट नीचे आ जाता है। तभी वो देखता है अचानक से इस होटल में पुलिस की रेड हो जाती है। इससे पहले कि मिनिस्टर की बेटी पुलिस के हाथों पकड़ी जाए, ये होटल के पीछे वाले रास्ते से, मतलब वही जगह से जहाँ पे बर्तन धोया जाता है, वो उधर से पाइप की मदद से ऊपर जाता है और उस लड़की को इस पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। फिर ये दोनों अपना सारा सामान लेके उसी पाइप की मदद से नीचे उतर जाते हैं। ऊपर से नीचे तो दोनों सेफली उतर जाते हैं, पर यहाँ से भागते वक्त उस लड़की का पैर फिसल जाता है और वो सर के बल नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो वो लड़का उसे बाहों में उठा के कार तक ले जाता है और फिर उसे गाड़ी में बिठा के चुपके से पुलिस से बचते हुए यहाँ से निकल जाता है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी को साइड में लगा के वो लड़की को जगाने की कोशिश करता है,
पर वो लड़की कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं देती है। ये देख के लड़का बहुत डर जाता है और फिर जब वो उसकी सांस को चेक करता है वो देखता है कि उसकी सांस नहीं चल रही है। इसका मतलब ये है कि सर पे चोट लगने के कारण लड़की मर चुकी है। तो लड़का ये समझ जाता है कि अनजाने में एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। एक लोकल पॉलिटिशियन की बेटी मर गई है, मतलब अब बवाल होने वाला है। फिर वो लड़की की बॉडी को सीट से उठा के गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और अब तक सुबह के 4 बज गए थे और तभी लड़की के फोन पे उसके पापा का कॉल आता है, जो कि वो नहीं उठाता है और तुरंत फोन को स्विच ऑफ कर देता है। पर वो ये समझ जाता है कि लड़की के पापा को ये पता चल गया है कि उनकी बेटी घर पे नहीं है, पर क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है और यहाँ पे उनकी बहुत इज्जत है तो वो पुलिस में तो कंप्लेन नहीं करने वाले हैं। और इसके बाद ही वो माचिस खरीदना और बॉडी को जलाने की कोशिश करना वो सब होता है, जो कि हमने पहले ही देख लिया है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम सनी और चौहान को देखते हैं। वो अभी भी बाय रोड नागपुर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे चौहान बताता है कि आखिर उसके आंखों के साथ हुआ क्या है। दरअसल अपने हैदराबाद वाले घर पे कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा था। जैसे कि हम सबको पता है कि बिना काले चश्मे के वेल्डिंग को नहीं देखना चाहिए, पर मैंने वो गलती कर दी। कुछ देर तक बिना काला चश्मा पहने उस वेल्डिंग को देखता रहा और उसी के बाद मेरे आंखों में सूजन के साथ दर्द भी होने लगा। डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई बात ही नहीं है, अगले कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मुझे फिर से सब कुछ दिखने लगेगा। पर हाँ, फिलहाल मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा है, सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है। इन दोनों की ये बातें चल ही रही होती है, तभी अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके चलते मजबूरन इन दोनों को बीच रास्ते में रुकना पड़ता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं स्नेहा को उस लड़की के घर से कॉल आता है और तब जाके स्नेहा को पता चलता है कि उसकी दोस्त कल रात से घर वापस नहीं आई है। तो वो तुरंत उसके घर जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है और अपने सारे चार्ट्स भी उन्हें दिखा देती है। ये सारी बातें स्नेहा खुद रिपोर्टर को बता रही होती है। फिर वो बताती है कि इतना सब कुछ प्रूफ दिखाने के बाद भी आज तक मीडिया में ये नहीं आया है कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी। दरअसल इस बात को दबा दिया गया है और मीडिया में ऐसा दिखाया गया जैसे कि उस लड़के ने उसे किडनैप किया है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम वापस से उस लड़के को देखते हैं, जो कि अब उस लड़की की बॉडी को डिक्की में डाल के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे सामने पुलिस दिख जाती है, जो कि ऐसे ही रेगुलर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं। तो पुलिस को देखने के बाद वो लड़का एक शॉर्टकट रूट लेता है, पर वहाँ पे भी पुलिस वाले होते हैं। इस सिचुएशन में वो लड़का एक जगह पे आके अटक जाता है, वो चाह के भी आगे नहीं जा सकता है। और फिर हम देखते हैं ये वही जगह है जहाँ पे सनी की गाड़ी बंद पड़ गई थी। तो सनी उस लड़के के पास आता है और अपना सारा सिचुएशन उसे समझाता है और चौहान के हेल्थ कंडीशन के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि चौहान कौन है। तो सनी उस लड़के से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज चौहान को नागपुर तक अपने साथ ले जाए। वो लड़का पहले तो मना करता है, पर बाद में सोचता है कि गाड़ी में एक पुलिस वाला होगा तो टोल नाके में वो चेकिंग से बच जाएगा और वैसे भी उसे ठीक से दिख भी नहीं रहा है, मतलब बाद में ये किसी को मेरे बारे में कुछ बता भी नहीं पाएगा। फिर चौहान गाड़ी में बैठ जाता है और फिर ये दोनों यहाँ से नागपुर के लिए निकल जाते हैं और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। पुलिस वाले उसकी गाड़ी को चेक नहीं करते हैं, वो आराम से बॉडी के साथ पुलिस के सामने से निकल जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम वापस से राजेश बोबड़े को देखते हैं। वो रिपोर्टर को कहता है कि आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? उस लड़के ने चौहान सर को बुरी तरीके से मार डाला। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम उस लड़के को देखते हैं। रिपोर्टर उसे सवाल पूछता है, क्या चौहान को तुमने मारा है? तो वो कहता है, चौहान को मैंने नहीं मारा, पर हाँ वो मेरे सामने ही मरा है। और इसी के साथ
2 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं वो लड़का रिपोर्टर से कहता है अगर चौहान सर अपने काम से काम रखते तो ये सब नहीं होता। दरअसल मैं तो ये सोच रहा था क्योंकि वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्हें बीच रास्ते में कहीं उतार के चला जाऊंगा। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम वापस से उस समय पे जाते हैं जब वो लड़का चौहान को अपने साथ लेके नागपुर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में एक जगह पे चौहान सूसू करने के लिए उतरता है। वो लड़का चाहता तो चौहान को यहीं पे छोड़ के भाग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि यहीं पास ही में एक और बंदा भी खड़ा था। अगर वो अभी चौहान को यहाँ पे छोड़ के भाग जाता तो उस दूसरे बंदे को उस लड़के के ऊपर शक हो जाता। तो लड़का अपना दिमाग लगाता है और चुपके से चौहान का फोन स्विच ऑफ कर देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़का एक बहाना बनाता है और चौहान से कहता है सर आगे एक एक्सीडेंट हो गया है जिसके वजह से हाईवे जाम हो गया है, मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, चलिए उस रास्ते से चलते हैं। फिर वो चौहान के साथ एक सुनसान रास्ते पे जाने लगता है। दरअसल उसका प्लान ये था कि इसी सुनसान सड़क पे चौहान को गाड़ी से उतार के भाग जाने का, पर इससे पहले कि वो ये कर पाता उसकी गाड़ी की एक टायर पंक्चर हो जाती है और वो उसे ठीक करने के लिए नीचे उतरता है। फिर वो डिक्की खोल के रेंच निकालता है और जो एक्स्ट्रा इमरजेंसी टायर था उसे निकालने लग जाता है। यहाँ पे चौहान को एक चीज थोड़ा अजीब लगता है। दरअसल जब वो पहली बार इसकी गाड़ी में बैठ रहा था तब इसके कुछ सामान थे जिन्हें सनी डिक्की में रखना चाहता था। तब इस लड़के ने उन्हें बताया था कि डिक्की जाम हो गया है इसीलिए वो नहीं खुल रहा है, पर अब तो उसने बड़े आराम से डिक्की खोल दिया। फिर वो लड़का गाड़ी का टायर बदल देता है और वो एक्स्ट्रा टायर को पीछे डिक्की में नहीं पिछली सीट में रख देता है। तभी उस लड़के को थोड़ा अनईजी फील होता है और वो गाड़ी से थोड़ा दूर चला जाता है। दरअसल उसे अचानक से उल्टी आने लगता है और इधर गाड़ी में बैठे बैठे चौहान अपने फोन के साथ लगा हुआ होता है, पर वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके फोन को क्या हुआ है, पिछले कुछ देर से डिस्प्ले जल क्यों नहीं रहा है। फिर वो जब पावर बटन को प्रेस करता है तब उसे पता चलता है कि तब से उसका फोन स्विच ऑफ था, पर उसने तो अपने फोन को स्विच ऑफ नहीं किया था। तब उसे उस लड़के के ऊपर शक होता है, तो वो अपने फोन के साथ गाड़ी से नीचे उतर के पीछे की तरफ जाता है और डिक्की को खोलता है। तब उसे धुंधला सा दिखता है कि शायद डिक्की में किसी की बॉडी पड़ी हुई है, तो वो उसके फोन से कुछ फोटो क्लिक कर लेता है। दूसरी तरफ जब उस लड़के को थोड़ा अच्छा लगता है तब वो वापस से गाड़ी के पास आ जाता है। तब वो देखता है चौहान गाड़ी के अंदर नहीं है और गाड़ी की डिक्की भी खुली हुई है। वो समझ जाता है कि चौहान ने शायद बॉडी को देख लिया है। फिर वो चौहान को ढूंढने में लग जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं चौहान जंगल में नेटवर्क की तलाश में होता है और वो बार बार बोबड़े को कॉल कर रहा होता है, पर नेटवर्क ना होने के कारण उसकी आवाज बोबड़े को सही से सुनाई नहीं देता है। तो वो बोबड़े को वो फोटो भेज देता है जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही लिया था। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का चौहान को ढूंढ लेता है और इन दोनों के बीच में थोड़ा हाथापाई होता है, पर तभी लड़के की नजर एक साइन बोर्ड के ऊपर पड़ता है। दरअसल ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, यहाँ पे टाइगर्स होने का खतरा है, इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो चौहान को यहीं पे छोड़ के चला जाएगा। पर इससे पहले कि वो गाड़ी लेके यहाँ से जा पाता, चौहान उसके सामने आ जाता है और गाड़ी की तरफ क्रॉस रिम रेंज को फेंक के मारता है जो सीधा आके कांच में फंस जाता है। फिर चौहान गाड़ी के पास आ जाता है और उस लड़के को गाड़ी से घसीटते हुए बाहर निकालता है और फिर से इन दोनों के बीच में हाथापाई होता है। पर यहाँ पे चौहान लड़के के ऊपर भारी पड़ता है। वो गला दबा के उस लड़के को बस मारने ही वाला होता है, तभी अचानक से एक चमत्कार होता है और हम देखते हैं गाड़ी की डिक्की अपने आप खुल जाती है और हम देखते हैं डिक्की के अंदर से वो लड़की निकलती है। इसका मतलब ये है वो लड़की मरी नहीं थी
वो सिर्फ बेहोश हुई थी। तो वो उस लड़के को इस हालत में देख के सीधा उसे बचाने के लिए एक सूखी लकड़ी उठाती है और चौहान के सर पे जोर से मारती है। वो सिर्फ इतने में नहीं रुकती है, वो एक पत्थर उठाती है और चौहान के सर पे जोर जोर से मारने लग जाती है। वो उसे तब तक मारती है जब तक उसके सर के चिथड़े नहीं उड़ जाते। फिर वो उस लड़के को होश में लाती है और लड़की को जिंदा देख के लड़का बहुत खुश हो जाता है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टर ने सबसे पहले उस लड़के का इंटरव्यू लिया है और उसके बाद वो बाकी सबको उसका इंटरव्यू दिखाते हुए सवाल पूछ रहा होता है। तो यहाँ तक उसके वीडियो को देखने के बाद बॉबडे कहता है ये लड़का बहुत चालाक है और अब वो सजा से बचने के लिए एक झूठी कहानी सुना रहा है। अगर वो लड़की सच में जिंदा है तो वो सबके सामने क्यों नहीं आ रही है? वो आपको झूठी कहानी सुना रहा है और आप उसकी कहानी पे यकीन कर रहे हो। फिर बॉबडे रिपोर्टर से कहता है तुमने वो वायरल वीडियो तो देखा होगा जिसमें वो अकेले ही चौहान सर की बॉडी को डिक्की में डाल रहा था। अगर वो लड़की उस टाइम उसके साथ जिंदा थी तो फिर उस वीडियो में वो लड़की क्यों नहीं है? फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ रिपोर्टर उस लड़के से उस वायरल वीडियो के बारे में पूछता है तो वो लड़का कहता है हाँ, उस वीडियो में मैं ही हूँ, पर उस वीडियो में आप जो कुछ भी देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिपोर्टर बॉबडे से कहता है वो लड़का कह रहा था कि उस मिनिस्टर का कोई बंदा था जो उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ था, जिससे बच के वो लोग भाग रहे थे। क्या यह सच है? रिपोर्टर से ये सवाल सुन के बॉबडे हंसने लगता है और कहता है तुम किसकी बातों पे भरोसा कर रहे हो? अगर सच में कोई ऐसा बंदा है तो तुम उसे मेरे सामने लेके आओ। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं इस बार कैमरे के सामने वो बंदा होता है जो उस टाइम उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ था। यानी कि वो रिपोर्टर उस बंदे को ढूंढ के निकालने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ 3 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में वो बंदा रिपोर्टर को बताता है जब मिनिस्टर को पता चला कि उनकी बेटी ड्राइवर के बेटे के साथ कल रात से गायब है, तब उन्होंने मुझे हायर किया। मेरा काम ये था कि उस लड़के को ढूंढना और उसे जान से मार डालना। फिर बॉबडे और मैं उस होटल में गए जहाँ पे उस रात वो दोनों रुके थे। फिर हम दोनों ने उस होटल की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया और कहीं ये सीसीटीवी फुटेज किसी और के हाथ ना लग जाए, इसलिए हमने उसे डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पे रिपोर्टर उस बंदे से कहता है अगर मिनिस्टर ने पुलिस कंप्लेन ही नहीं किया है तो ये बॉबडे वहाँ पे क्या कर रहा था? तो वो बंदा कहता है अरे सर, बॉबडे मिनिस्टर का खास आदमी था, इसीलिए वो अनऑफिशियली इस केस को हैंडल कर रहा था। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम वापस से उस समय में जाते हैं जब उस लड़की ने चौहान को जान से मार डाला था। और अब हमें पता चलेगा कि चौहान की बॉडी को डिक्की में रखते हुए जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, आखिर उस वीडियो को शूट किसने किया था। दरअसल यहीं पास ही में एक लड़का बकरी चरा रहा था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। फिर जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है वो इन दोनों को एक डेड बॉडी को डिक्की में रखते हुए देखता है। दरअसल जब तक वो मोबाइल निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है तब तक वो लड़की गाड़ी के अंदर जा चुकी थी, इसीलिए उस वीडियो में सिर्फ लड़का कैप्चर हुआ था। पर तभी वो लड़का उस बकरी चराने वाले को उनका वीडियो बनाते हुए देख लेता है और वो उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और लड़की गाड़ी लेके उसके पीछे जाती है। पर बीच में वो बकरी चराने वाला लड़का कुछ देर के लिए अचानक से कहीं गायब हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद वो फिर से इन लोगों के सामने आ जाता है। तो वो लड़की अकेले ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और फिर थोड़ी देर बाद वो बकरी चराने वाला लड़का जैसे ही जंगल से निकल के रोड पे आता है वो लड़का उसे अपने गाड़ी से जोर से टक्कर मारता है। दरअसल ये एक एक्सीडेंट था, उसने जानबूझ के इसे टक्कर नहीं मारा, तो इस टक्कर के चलते वो लड़का मर जाता है। तो वो लड़की उसका फोन ले लेती है और फिर ये दोनों उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। पर इन दोनों को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है
कि जब वो लड़का जान बचा के इनसे भाग रहा था उसी टाइम उसने उस वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया था। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में वो लड़का कह रहा होता है कि मुझे उस बच्चे की मौत का बहुत अफसोस है, पर वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मुझे सिर्फ वो वीडियो चाहिए था। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम वापस से उसी समय में जाते हैं जब चौहान जंगल में नेटवर्क की तलाश करते हुए बोबड़े को बार बार कॉल कर रहा था और सही से बात ना हो पाने के कारण बोबड़े को उस बॉडी की फोटो भेज देता है। तो उस टाइम बोबड़े और राव एक साथ थे। उस फोटो को देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। बोबड़े तुरंत चौहान को कॉल बैक करता है पर तब उनका फोन स्विच ऑफ आता है। फिर ये दोनों चौहान सर की मोबाइल की लास्ट लोकेशन को ट्रेस करते हुए जाते हैं और उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे उस लड़की ने चौहान सर को मारा था। बीच रास्ते में इतने सारे खून देख के ये दोनों समझ जाते हैं कि जरूर चौहान के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और अब जाके मजबूरन बोबड़े को ये केस ऑफिशियली लेना पड़ता है। फिर आग की तरह ये न्यूज चारों तरफ फैल जाता है कि वो लड़का एक सीरियल किलर है, उसने अब तक 3 लोगों को जान से मार डाला है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम वापस से पास्ट में चले जाते हैं। तो हम देखते हैं वो दोनों मेन रोड से एक टर्न लेके जंगल के अंदर जाते हैं और एक लकड़ी की मदद से वो लड़का किसी तरीके से एक छोटा सा गड्ढा बनाता है और चौहान की बॉडी को डिक्की से निकाल के उस गड्ढे में फेंक देता है। फिर वो लड़की को यहीं पे अकेले छोड़ के वो पेट्रोल लाने के लिए जाता है। तो वो जंगल से बाहर निकल के एक बंदे से पेट्रोल पंप तक लिफ्ट लेता है। तो वो बंदा उसे पेट्रोल पंप पे छोड़ने के बाद ऐसे ही सोशल मीडिया में वीडियो स्क्रॉल करने लग जाता है और तभी उसके सामने वो वीडियो आता है जिस वीडियो को उस बकरी चराने वाले ने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। वो समझ जाता है कि ये वही बंदा है जो इस वीडियो में है। फिर वो उस वीडियो के कुछ कमेंट्स पढ़ता है और न्यूज चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि पुलिस ने इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। ये देख के ये बंदा बहुत खुश हो जाता है और अपने एक दोस्त को कॉल करके पूरा मैटर समझाता है और फिर वो दोनों भी उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़की अभी गाड़ी में बैठ के उस लड़के का इंतजार कर रही होती है। तभी वो इन दोनों को वहां पे आते हुए देख लेती है और कार के अंदर ही छुप जाती है। तो वो दोनों थोड़ी दूर से ही देखते हैं कि गाड़ी पूरा खाली है, उसके अंदर कोई भी नहीं है। तो वो आसपास के जंगल में उस लड़के को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सनी अपनी कार को ठीक करवा रहा होता है। तभी उसे बोबड़े का कॉल आता है और वो उसे उस लड़के का फोटो सेंड करके पूछता है, क्या तुमने चौहान सर को इसी लड़के के साथ भेजा था? तो सनी कहता है हाँ सर। तो बोबड़े कहता है ठीक है, एक रूटीन इंक्वायरी है, तुम एक काम करो, जल्दी से नागपुर पुलिस स्टेशन में आ जाओ। तो सनी तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगता है और तभी रास्ते में वो उस लड़के को देखता है जो कि पेट्रोल लेके वापस आ रहा होता है। सनी उस लड़के को इस टाइम यहाँ पे देख के शॉक हो जाता है। वो थोड़ा आगे जाता है और यू टर्न मार के वापस से उसी जगह पे आता है और इसी बीच वो बोबड़े को कॉल करके बता देता है कि उसने अभी अभी यहाँ पे उस लड़के को देखा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़का जब वापस आ रहा होता है तब वो दूर से ही उन दोनों बंदों को देख लेता है और झाड़ियों में छुप जाता है। और ठीक उसी टाइम उस लड़के को ढूंढते हुए सनी भी वहां पे पहुंच जाता है। पर यहाँ पे अचानक से एक और कार को आते हुए देख वो दोनों पैनिक कर जाते हैं और सनी को गाड़ी से बाहर निकाल के उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं। और इसी मौके का फायदा उठा के वो लड़की भी गाड़ी से निकल के झाड़ियों में चली जाती है। फिर हम देखते हैं सनी एक बंदे का गला पकड़ लेता है तो दूसरे बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो एक बैट से सनी के सर पे जोर से मारता है। तो सनी धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। फिर वो दोनों बंदे घबरा जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं।
फिर उन लोगों के जाने के बाद वो दोनों झाड़ियों से बाहर आते हैं। वो लड़का सनी के पास आके देखता है तो उसे पता चलता है कि सनी अभी भी जिंदा है। फिर वो सनी को उठा के अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसके सर पे पट्टी बांध देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए और सनी बच जाए। फिर वो दोनों चौहान की बॉडी को जला देते हैं और सनी की गाड़ी लेके यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। बॉबडे रिपोर्टर से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस को सनी की लाश जमीन पे पड़ा हुआ मिला था और उसके सर पे कोई भी पट्टी नहीं था। और वो जो लड़का कह रहा है कि बाहर से 2 लोग आए थे और उन्होंने सनी को मारा है, ये सब उसके फिक्शनल कैरेक्टर हैं। और हाँ, मर्डर स्पॉट से उस लड़के का चाकू भी मिला है जिसमें उसका फिंगरप्रिंट है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़का रिपोर्टर से कहता है दरअसल बॉबडे और लड़की के बाप ने मिलके पूरे इन्वेस्टिगेशन को अपने हिसाब से चलाया है। उन्हें जो चीज मीडिया में दिखाना था उन्होंने वो मीडिया में दिखाया और जो छुपाना था वो छुपाया। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम पास्ट के उसी समय में जाते हैं। तो सनी ने बॉबडे को जो लोकेशन बताया था, रात को राव वहां पे पहुंच जाता है। वो देखता है सनी बुरी तरीके से जख्मी हालत में गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। वो अभी भी जिंदा था। फिर उसने बॉबडे को कॉल करके इसके बारे में बताया तो बॉबडे राव को कहता है कि इस सिचुएशन का फायदा उठाओ और उसे ऐसा दिखाओ जैसे सबको ये लगे कि सनी को भी उस लड़के नहीं मारा है। फिर राव सनी को कार से निकाल के जमीन पे लेटा देता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एक लेडी कांस्टेबल आती है। दरअसल वो अपने साथ उस लड़के की चाकू को लाई होती है। वो उस चाकू को जैसे ही सनी के गले के अंदर घुसाने की कोशिश करती है तब वो देखती है कि सनी तो अभी भी जिंदा है और वो एक जिंदा आदमी को नहीं मार सकती है। तो वो चाकू को वहीं पे छोड़ के लेडी कांस्टेबल यहाँ से चली जाती है। फिर राव उस चाकू को उठाता है और सनी के गर्दन पे घुसा देता है और इसी तरीके से आखिरकार सनी की मौत हो जाती है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। वो लड़का रिपोर्टर से कहता है वो चाकू तो मैं अपने साथ नहीं लाया था, भला वो चाकू क्राइम स्पॉट तक आया कैसे। फिर हम वापस से पास्ट में आ जाते हैं। वो लड़का उस लड़की से कहता है देखो मैं तो वापस नहीं जा सकता पर तुम जा सकती हो। एक काम करो, तुम घर वापस चली जाओ और मैं बॉर्डर पार करके नेपाल चला जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं सनी का फोन इसी गाड़ी में रह गया है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इस बात से अनजान हैं। और इसी के साथ 4 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 5 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो दोनों कंटिन्यू 24-25 घंटे ड्राइव करके उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं और रात को गाड़ी में ही सो जाते हैं। फिर सुबह जैसे ही सो के उठते हैं लड़के को मोबाइल वाइब्रेशन का साउंड सुनाई देता है, पर उनके पास जितने भी फोन थे उन्होंने उन सभी को स्विच ऑफ करके रखा था। फिर उस लड़के को ड्राइविंग सीट के नीचे से सनी का फोन मिलता है। ये देख के वो दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उस फोन को ट्रेस करते हुए जरूर इनके पीछे कोई आ रहा होगा और ये दोनों कल रात से यहीं पे हैं। मतलब अब इन्हें जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के जाना होगा वरना ये दोनों पकड़े जाएंगे। इससे पहले कि ये दोनों गाड़ी लेके यहाँ से भाग पाते उन्हें उनकी तरफ एक कार आने की आवाज सुनाई देता है और वो दोनों जंगल के अंदर जाके छुप जाते हैं। और हम देखते हैं सनी के फोन को ट्रैक करते हुए राव भी यहाँ पे पहुंच जाता है। वो लड़की राव को पहचान जाती है क्योंकि उसे पहले से ही ये पता होता है कि राव उसके पापा के लिए काम करता है और वो उसके पापा के कहने पर किसी को भी जान से मार सकता है। वो ये बात समझ जाती है कि उसके पापा ने ही राव को भेजा है इस लड़के को जान से मारने के लिए। फिर वो लड़की उस लड़के के साथ इस जंगल के दूसरी तरफ एक नदी है उस तरफ भाग जाते हैं और नदी को पार करके दूसरी तरफ छुप जाते हैं। तो राव भी उन्हें ढूंढते हुए नदी तक पहुंच जाता है, पर तभी उसे वहां पे एक लोकल बंदा दिखता है तो राव वहां से वापस आ जाता है। फिर हम देखते हैं वही लोकल बंदा इन दोनों की मदद करता है। वो गांव वालों से छुपते छुपाते
स्कूल में इन दोनों की रहने की व्यवस्था कर देता है। फिर लड़की उस बंदे से उसका फोन मांगती है ताकि वो इंटरनेट से मैप देख के ये पता कर सके कि वो लोग अभी कहाँ पे हैं और यहाँ से नेपाल जाने के लिए इन्हें और कितना टाइम लगेगा। तो वो बंदा अपना फोन तो देता है पर वो एक स्मार्टफोन नहीं, कीपैड फोन होता है। तो यहाँ पे इमोशन पे बह के वो लड़का एक गलती कर देता है। वो उसी कीपैड फोन से अपनी माँ को एक मैसेज कर देता है और अंत में वो ये भी बताता है कि पापा को इस मैसेज के बारे में मत बताना। पर उसके पापा को उस मैसेज के बारे में पता चल जाता है और वो अपने मालिक को उस मैसेज के बारे में बता देते हैं, क्योंकि उस लड़की के पिता को भी ये लगता था कि सच में उसका बेटा ही खूनी है। तो जैसे ही मिनिस्टर को वो नंबर मिल जाता है, वो तुरंत उस नंबर को बोबड़े के मदद से ट्रेस करवाते हैं और उसका लोकेशन राव के साथ शेयर कर देते हैं। पर जब वो उन दोनों को पकड़ने के लिए स्कूल के अंदर जाता है, तब हम देखते हैं वो दोनों पहले से ही यहाँ से भाग गए होते हैं। पर वो ज्यादा दूर तक नहीं गए होते हैं। राव उन्हें भागते हुए देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। इससे पहले कि ये दोनों फिर से नदी पार करके जंगल के उस तरफ कहीं छुप जाते, अचानक से भागते हुए वो लड़की जख्मी हो जाती है, क्योंकि उसके पाँव में एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है और जिसके चलते वो यहाँ से भाग नहीं पाते हैं और एक पत्थर के पीछे आके छुप जाते हैं। पर राव उन्हें ढूंढ लेता है और उस लड़के के ऊपर गन तान देता है। इससे पहले कि राव उस लड़के को जान से मार डालता, वो लड़की राव से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे एक बार पापा से बात करने दो, मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। इसने मुझे भगाया नहीं है, मैं खुद घर से भाग आई थी और अगर मेरी वजह से पापा को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं घर वापस नहीं आऊंगी और फ्यूचर में मेरे वजह से पापा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो राव उस मिनिस्टर को कॉल करता है और वो लड़की अपने पापा को पूरी स्टोरी बता देती है कि आखिर शुरू से अब तक हुआ क्या है। और वो अपने पापा से ये रिक्वेस्ट भी करती है कि वो राव से कहें कि वो इस लड़के को ना मारे। इतना कह के वो लड़की फोन राव को दे देती है और वो थोड़ी देर तक मिनिस्टर के साथ बात करता है और फिर कॉल को कट कर देता है। तो राव यहाँ से जाने के बजाय अचानक से 2-3 गोली उस लड़की के ऊपर फायर कर देता है और वो लड़की मर जाती है। ये देख के वो लड़का जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। राव उसके ऊपर भी गोली चलाता है पर लकीली एक भी गोली उस लड़के को नहीं लगती है और वो किसी तरीके से अपना जान बचाने में कामयाब होता है। फिर हम देखते हैं राव उस लड़की की लाश को वहीं नदी में फेंक देता है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। वह लड़का रोते हुए रिपोर्टर से कहता है, हम दोनों बस साथ रहना चाहते थे पर उतना भी नहीं हो सका। मेरे आंखों के सामने उन्होंने उसे जान से मार डाला। और इसी के साथ 5 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 6 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम रिपोर्टर को देखते हैं। दरअसल यहाँ पे रिपोर्टर की आइडेंटिटी को छुपाया गया है। दरअसल इस रिपोर्टर का एक यूट्यूब चैनल था और वहाँ पे वो इंडिया के कुछ अनसॉल्व्ड केसेस के ऊपर काम करता था। तो वो लड़का इनका वीडियो देखा और फिर वो ईमेल के जरिए इनके साथ कांटेक्ट किया और फिर वो रिपोर्टर खुद नेपाल जाता है इससे इंटरव्यू करने। तो चलिए हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो लड़का रिपोर्टर से कहता है कि उस हादसे के बाद मैं बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल आ गया और यहाँ पे 2 महीने तक रहा और तब तक मेरा वाला केस इंडिया में ठंडा पड़ चुका था। नेपाल में रहते हुए मैं थक चुका था। मैंने ये डिसाइड किया कि इंडिया जाऊंगा और खुद को सरेंडर कर दूंगा। पर यहाँ पे एक दिक्कत थी कि अगर मैं डायरेक्ट पुलिस के पास जाऊंगा तो हो सकता है वो मेरा एनकाउंटर कर दें, क्योंकि बॉबड़े खुद उस मिनिस्टर के लिए काम करता है। तो मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि इंडिया में कुमार नाम का एक रिपोर्टर है। जब मेरा केस इंडिया में हॉट टॉपिक बना हुआ था और सभी न्यूज चैनल पे मुझे कातिल दिखाया जा रहा था, तब ये कुमार ही था जो मेरे साइड की स्टोरी को भी जनता को बताना चाहता था। दरअसल उसका कहना यह था कि ये लड़का अचानक से आखिर इतने सारे मर्डर क्यों कर रहा है। क्या सच में उसने इतने सारे लोगों को मारा है या फिर पुलिस उसे जानबूझ के फंसा रही है। इसीलिए मुझे लगा कि ये बंदा सही है। मुझे किसी भी तरीके से इसके साथ कांटेक्ट करना है और इसी के जरिए
खुद को सरेंडर भी करना है। और फिर मैं 2 महीने बाद फिर से इंडिया गया और सबसे छुपते छुपाते जब मैं अपने घर गया तब मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा वहाँ पे नहीं हैं। शायद बदनामी ना सह पाने के कारण वो शहर छोड़ के चले गए थे। फिर मैंने इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से कुमार को कॉल किया और शुरू से अब तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैंने उसे सब कुछ बता दिया। तो कुमार मेरी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और वो कहता है पुलिस में उसकी जान पहचान है और वो आराम से उसका सरेंडर सेफली करवा देगा। तो कुमार उस लड़के को नागपुर के एक फार्म हाउस का एड्रेस देता है। दरअसल ये फार्म हाउस कुमार के किसी दोस्त का होता है। कुमार उसे कहता है कि कल तुम इस फार्म हाउस पे आ जाना क्योंकि मैं कल खुद तुमसे मिलने वहाँ पे आ रहा हूँ। फिर अगले दिन वो लड़का एक ऑटो पकड़ के उस फार्म हाउस तक पहुँच जाता है। पर इससे पहले कि वो फार्म हाउस के अंदर जाता उसके अंदर से एक आवाज आता है कि शायद यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो मेन गेट से अंदर ना जाके पीछे की तरफ से अंदर जाता है और तब वो देखता है उसका शक बिल्कुल सही निकलता है। दरअसल इस फार्म हाउस के अंदर कुमार नहीं बॉबड़े और राव होते हैं। इन दोनों को यहाँ पे देख के वो लड़का समझ जाता है कि कुमार ने ही इन दोनों को उसके बारे में बताया है और ये दोनों उसे मारने के लिए यहाँ पे आए हैं। फिर वो लड़का जान बचाते हुए यहाँ से भाग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं रिपोर्टर राव से सवाल पूछता है कि क्या ये बात सच है कि उस दिन तुम और बॉबड़े उस लड़के को मारने के लिए वहाँ पे थे। तो राव कहता है हाँ, दरअसल कुमार ने ही हमें कॉल करके वहाँ पे आने के लिए कहा था। दरअसल कुमार के कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे थे और उसी को सेटलमेंट करने के लिए उसने मिनिस्टर के साथ सौदा किया। दरअसल दोस्तों राव अभी उस मिनिस्टर के लिए काम नहीं करता है, अभी वो किसी दूसरे मिनिस्टर के लिए काम करता है। अगर वो अभी भी उस मिनिस्टर के लिए काम कर रहा होता तो वो कभी भी रिपोर्टर को इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम वापस से उस लड़के को देखते हैं। रिपोर्टर उसे कहता है क्या तुम अपने मम्मी पापा के लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहोगे। तो वो लड़का मना कर देता है और उसका जो इंटरव्यू चल रहा था वो यहीं पे खत्म हो जाता है और ये लोग अपना कैमरा लेके यहाँ से चले जाते हैं। फिर अंत में हमें वो रिपोर्टर बताता है कि इस केस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस पूरी केस को कवर करते हुए कभी मैं लड़के को सही समझता था तो कभी पुलिस वालों को, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं लड़के की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मैं खुद सोच में पड़ गया। दरअसल उस लड़के के साथ कुछ देर तक इंटरव्यू करने के बाद रिपोर्टर कुछ मिनट के लिए ब्रेक लेता है और उस लड़के को उस कमरे में अकेले छोड़ के रिपोर्टर अपने बंदों के साथ कुछ देर तक रूम से बाहर चला जाता है। पर इस दौरान कैमरा ऑन था पर उस लड़के को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो हम देखते हैं उस लड़के को ठंड लगती है और वो अपना एक जैकेट निकाल के उसे पहन लेता है और वापस से आके बैठ जाता है। पर उस जैकेट को निकालते हुए एक रेड टॉप नीचे गिर जाती है। और दोस्तों आपको याद होगा जब राव ने उस लड़की को गोली मारा था तब वो लड़की इसी रेड टॉप को पहनी हुई थी। तो वो लड़का उस टॉप को देख के घबरा जाता है और वो तुरंत उसे बाकी कपड़ों के बीच छुपा देता है। यहाँ पे हम सबके मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये टॉप इस लड़के के पास क्या कर रहा है। वो लड़की सच में मरी भी है या नहीं। और वैसे भी राव इंटरव्यू देते हुए कभी भी रिपोर्टर के सामने ये नहीं कहा है कि उसने उस लड़की को मारा है। दरअसल पिछले एपिसोड में हमने जो देखा वो उस लड़के का वर्जन है, पर राव के हिसाब से वो उन दोनों को मारना तो चाहता था पर वो उन दोनों को मारा नहीं है। और अभी मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट में बताना कि वो लड़की मर चुकी है या फिर जिंदा है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। पर दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। दरअसल इस वेब सीरीज को लेके मैं खुद चकमा खा गया था। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बताया कि ये वेब सीरीज कोई सच्ची घटना के ऊपर आधारित नहीं है, ये बिल्कुल एक फिक्शनल स्टोरी है।
फिर मैंने जब इंटरनेट पे इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। दरअसल इस वेब सीरीज को इतनी बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया गया है कि आपको लगेगा ऐसा सच में एक हादसा हुआ था और अभी सच में उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रहा है। और अगर आपको भी आज तक ये लग रहा था तो आप गलत सोच रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। और हाँ, मैं नीचे कमेंट सेक्शन पे मेरे इंस्टाग्राम आईडी को पिन कर रहा हूँ। आप वहाँ पे क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और आप जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे बता सकते हो। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।